हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताया था। आज का विषय है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति की योग्यताएं, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि, शपथ, महाभियोग प्रक्रिया इत्यादि बातों का विश्लेषण मैंने किया था। मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य बताने जा रहा हूं। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां। दूसरा आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ये दो प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को होती हैं। राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक सामान्यकालीन शक्तियां, एक आपातकालीन शक्तियां। आज मैं आप लोगों को सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं क्या? जैसा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो अपने सारे कार्य करता है वह किसके माध्यम से करता है, किसके परामर्श से करता है? मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के जितने भी कार्य किए जाते हैं सब राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन करने वाला, जैसा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है या संवैधानिक शासक होता है, संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की होती है, लेकिन वास्तविक स्थिति प्रधानमंत्री और कैबिनेट की होती है। राष्ट्रपति जो कार्य करता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट के माध्यम से ही कार्य करता है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों को स्वयं या मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। तो मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा तो सबसे पहले वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह से वह अपने कार्यों का संपादन करता है, कार्यों का निर्वहन करता है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से सूचना प्राप्त करे। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे कि मंत्री परिषद ने कौन से निर्णय लिए हैं, मंत्री परिषद के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं। यानी कि निर्णयों और कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देनी होगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यकालीन शक्तियों में ये जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं यह क्या है? कार्यपालिका संबंधी कार्य। पहला क्या है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इसको हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में लेते हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियों में पहला क्या है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। और इसके अधीन वह सबसे पहले क्या करता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और ये अनुच्छेद 78 आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा वह संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संघीय पदाधिकारी में जैसे कौन हो गए?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता ही है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता ही है, और इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संघ यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की नियुक्ति करता है, और इसके अलावा वह संघ शासित राज्यों की राज्यपाल या उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है या प्रशासक की नियुक्ति करता है। तो जितनी भी संघीय नियुक्तियां की जाती हैं वह सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, और इसको किसके माध्यम से करता है? वह मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह से ही वह सारी नियुक्तियां करता है। इसके अलावा वह वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करता है। मतलब विभिन्न नियुक्तियां इसके द्वारा की जाती हैं। जितनी भी भारत सरकार की नियुक्तियां हैं सब राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं, भले ही वह राष्ट्रपति न करे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब दूसरी शक्तियां हैं, दूसरा है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, जैसा कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत मतलब संसद के बारे में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग होते हैं। अब राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना गया है? क्योंकि संसद के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पारित होता है तो जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वह कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है, विधायी प्रक्रिया का एक अंग होता है। इसके अलावा वह कौन कौन से विधायी कार्य करता है? पहला, वह संसद के सत्र का संसद का अधिवेशन आहूत करता है, अधिवेशन आहूत करता है। वह संसद के अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है, समाप्ति की घोषणा करता है। वह संसद का जो अधिवेशन आहूत करता है, अधिवेशन आहूत करना, संसद के सत्रावसान करना और लोकसभा को विघटित करना, ये सब विघटित करना, लोकसभा को विघटित करना, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र आहूत करना, सत्र बुलाना या सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, अधिवेशन आहूत करना, संसद के सत्रावसान की समाप्ति की घोषणा करना, ये सब कार्य संसद के राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन ये जो अधिवेशन आहूत किया जाता है, संसद का अधिवेशन जो बुलाया जाता है, इसमें 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर आहूत किया जाना चाहिए। 6 माह का अंतर होता है, लेकिन आपातकाल में, इमरजेंसी में संसद की कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा कार्य वह करता है कि वह संसद के एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकते। एक सदन में वह अभिभाषण दे सकता है या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत वह संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त
अधिवेशन, अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत वह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति यह देखता है कि कोई विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हुआ है और वह विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। इसके अलावा वह लोकसभा में दो आंग्ल समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 आंग्ल समुदाय की नियुक्ति क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको राजनीति, समाज सेवा, खेल जगत, फिल्म जगत, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में वह ख्याति प्राप्त हो, पर्याप्त अनुभव रखते हों, ऐसे लोगों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है। और लेकिन कुछ विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति किस विधेयक को आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति। कुछ ऐसे विधेयक हैं स्वीकृति आवश्यक होती है। कौन कौन से विषय है? पहला, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है कुछ विधेयकों के संबंध में जब विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। कौन से विधेयक हैं? पहला है धन विधेयक। धन विधेयक लोकसभा में पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा, यह धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 110 के तहत है। 110 के तहत धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा, राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुच्छेद 3 इत्यादि के संबंध में यदि कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरा, भूमि अधिग्रहण के संबंध में, भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई यदि कानून बनाया जाता है, कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा संचित निधि से संबंधित विधेयकों पर, संचित निधि अनुच्छेद 117 के तहत संचित निधि से संबंधित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक अनुच्छेद 304 के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। कराधान से संबंधित जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता है, अनुच्छेद 274 के तहत यदि ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इस विधेयकों पर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधायी संबंध में एक अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय किसी ऐसे कानून की आवश्यकता होती है, किसी नए कानून की आवश्यकता होती है
जिसे कि तत्काल संसद द्वारा पारित कराना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है। इस अध्यादेश का प्रभाव बिल्कुल वही होगा जो संसद का होगा, संसद द्वारा पारित विधेयक का होता है। परंतु संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात, यानी कि 6 सप्ताह की, संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की समाप्ति तक यह विधेयक, 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह विधेयक समाप्त हो जाता है, यह विधेयक समाप्त हो जाता है। क्योंकि यदि संसद इस अध्यादेश को पुनः पारित कर देती है, तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है और वह अध्यादेश विधि का रूप धारण कर लेता है। वह अध्यादेश किसका रूप धारण कर लेता है? विधि का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अब तीसरा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सजा को या दंड को क्षमा कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो कि संघीय कानून के विरुद्ध अपराध किए गए हों, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, प्रतिहार कर सकता है या कम कर सकता है, या विराम कर सकता है, विराम की शक्ति है, और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, दंड को कम कर सकता है। यानी कि प्रकृति में परिवर्तन किए बिना वह दंड को कम कर सकता है या उसको क्षमा कर सकता है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, परामर्श की शक्तियां प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यदि वह समझता है कि कोई संधि या समझौते, वह किसी संधि या ऐसे समझौते जिसमें कि विधि की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। परामर्श का उसको अधिकार है, वह परामर्श को स्वीकार करे या न स्वीकार करे, यह अलग बात होती है। इसी तरह से अनुच्छेद 224 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 217 के तहत वह हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति, ये सारी शक्तियां जो होती हैं वह राष्ट्रपति के न्यायिक क्षेत्र में आती हैं, न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में आती हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है? वित्तीय मतलब वित्त संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने पर वह आय व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखवाता है, यानी कि बजट का प्रावधान। वह बजट किसके अनुमति पर पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत बजट जो है राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति आय व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखवाता है। इसके अलावा धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान संबंधी मांगे,
अनुदान संबंधी मांगे यह राष्ट्रपति के स्वीकृत के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड, जिसको हम कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड पर भी नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है और इस पे आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। 280 के तहत वह वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। पांचवा पॉइंट, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां जैसा कि अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है। 53(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना, नौसेना का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तीनों सेनाध्यक्षों की, यानी कि थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नौसेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और समय समय पर वह इनको निर्देश देता है। आपातकाल के इसमें वह इसका सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। छठा, कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां विदेशों से जितनी भी संधि की जाती है सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जितने भी समझौते किए जाते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और यह विदेशी राजदूतों से उनका प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वह यह विदेशों में अपने भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति होने के नाते अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह विदेशों से संधि समझौते जितने भी किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, वह सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के वह प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों के लिए नियम बनाता है। उन नियमों का पालन करना सुनिश्चित करवाता है। इसके अलावा वित्त आयोग, निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग, महालेखा एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति को, वह संसद के समक्ष रखवाता है। कार्यवाही रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता ही है, साथ ही साथ उनके लिए नियम और उपनियम भी बनाता है। उनके वेतन, शर्तें इत्यादि निर्धारित करता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनके अयोग्यता संबंधी निवारण करने के लिए वह निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में वह राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, कानून बना सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वह इतनी सारी हैं, यानी कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और अन्य शक्ति, ये सब सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। हम इतने सारे राष्ट्रपति के कार्य को बता दिए हैं, लेकिन कहीं भी राष्ट्रपति के स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि जितने भी सारे कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं?
मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है कि रबड़ स्टैंप होता है, जिसको जब चाहे तब जहां चाहे वहां उठाकर ठप्पा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैंने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में बताया। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आपातकालीन शक्तियों पर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।